हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, हमने अभी तक जो अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी वो हमारी जो टॉपिक था हिस्ट्री का वो चल रहा था मगध का उत्कर्ष। उसमें हमने प्रीवियस वाली वीडियो में हमने आपको तीन जो उसके वंशावली वंश थे उनको कवर किया था, एक बृहद्रथ वंश, एक हर्यक वंश और एक शिशुनाग वंश। आज हमारी जो वीडियो है वो मगध का उत्कर्ष पार्ट 2 के नाम से है। इसमें हम जो मगध के जो हमारे शेष वंश बचे थे जिसमें नंद वंश और मौर्य वंश, उनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम को देखते हुए उनको कवर करेंगे। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं जहां कल वीडियो का एंड हुआ था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था कालाशोक का पुत्र नंदीवर्धन, उसका जो वध किया था, उसकी जो मृत्यु की थी वो महापद्म नंद ने की थी, जो कि एक दासी पुत्र था। और हत्या करने के बाद, नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद वो मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। नंद वंश की स्थापना करता है, संस्थापक जो होते हैं वो महापद्म नंद हैं, जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन का वध करते हैं। नंद वंश हमारा 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक चला है। गैर क्षत्रिय शासक कहलाए हैं ये। मैंने आपको बता ही दिया जो महापद्म नंद थे वो दासी पुत्र थे, इसलिए इनको गैर क्षत्रिय शासक भी कहा गया है। इकलौते पहले शासक हैं जिन्होंने एक राट की उपाधि धारण की है। इतिहास में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग अपनी शक्तिशाली बनने के लिए कुछ ना कुछ उपाधियां धारण की हैं। उसमें से सबसे पहली उपाधि जो प्रथम शासक बने एक राट की उपाधि धारण करने वाले वो थे महापद्म नंद। अगला, ये भी एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे नंद वंश के। तो पुराणों में इस बात का जिक्र है कि इनको परशुराम का दूसरा रूप भी बोला जाता है। परशुराम का दूसरा रूप भी इनको पुराणों के माध्यम से बोला जाता है। अगला कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीता था और वहाँ से एक जैन मूर्ति, क्या नाम था उस जैन मूर्ति का, किसकी मूर्ति थी? जिनसेन की मूर्ति को वो उठाकर मगध ले आए थे। कलिंग को जीतकर जैन की जो मूर्ति थी, जैन मूर्ति किसकी मूर्ति थी? वो जिनसेन की मूर्ति थी, उसको मगध लेकर आए थे। कलिंग जीतने के बाद इन्होंने वहाँ पर नहरों का निर्माण करवाया, मतलब नहरें खुदवाई। इस चीज़ का प्रमाण कहाँ मिलता है? कलिंग के एक शासक थे खारवेल, उनका एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। उसमें इस बात का जिक्र हुआ है, इस बात को कहा गया है कि जो कलिंग में सबसे पहले प्रथम नहरें खुदवाने का कार्य किस शासक ने किया था? वो थे महापद्म नंद। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, उनके ऊपर थे, जिससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। पूछ लेगा वो कि परशुराम का दूसरा रूप किस शासक को बोला गया है? तो महापद्म नंद को बोला गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में नहर खुदवाने का जो प्रमाण है वो किस शासक के ऊपर है? तो वो महापद्म नंद के बाद है। अब इस वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, बीच में काफ़ी शासक आए हैं लेकिन उनका जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम को लेकर या हिस्ट्री में, इसलिए हम इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के बारे में पढ़ेंगे। एक महापद्म जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं और एक अंतिम धनानंद, उसके बारे में ही हम नंदवंश में जिक्र करेंगे। धनानंद जो थे वो अंतिम शासक थे नंदवंश के, और इन्होंने क्या करा, इनका जो राजतंत्र था, जो इनके नियम कानून थे प्रजा को चलाने के लिए या राजतंत्र को चलाने के लिए, वो काफ़ी कठोर थे। इन्होंने जनता के ऊपर अत्यधिक कर लगा दिए थे, जनता के ऊपर अत्यधिक कर। जब जनता के ऊपर टैक्स इन्होंने ज़्यादा लगा दिया तो जनता में असंतोष फैल गया। एक सबसे बड़ी जो इन्होंने कमी करी अपने शासन में, इनके दरबारी पुरोहित थे या ब्राह्मण थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका इन्होंने दरबार में अपमान कर दिया था। और दरबार में अपमान होने के बाद चाणक्य ने खुद एक संकल्प किया था कि मैं इस नंद वंश का विनाश कर दूंगा। तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से सहायता ली या उसको सैन्य शक्ति का अभ्यास कराया और उससे धनानंद को मतलब कि मरवाया। धनानंद की मृत्यु जो हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी, और किसकी सहायता से करी थी?
चाणक्य ने उसे सिखाया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की मृत्यु करने के लिए तैयार किया था, ये बोल सकते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अंतिम शासक था धनानंद, उसकी मृत्यु कर दी, तो उसके बाद जो मगध साम्राज्य में एक नए वंश उभर कर आया और एक नया वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था मौर्य वंश। एक इम्पोर्टेंट बात है इसके शासनकाल की कि इसके शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया था कि सिकंदर यूनान का शासक था। वो जब भारत जीतने की जो उसके मन में लालसा आई, तो वो जब भारत पश्चिम की तरफ से आया तो उसने झेलम नदी पर एक हाइपीटेज या झेलम का युद्ध किया था राजा पोरस के साथ। उसके बाद उसने व्यास नदी को पार किया। फिर सतलुज नदी में बाढ़ आने के कारण वो आगे नहीं बढ़ सका भारत में और वहीं से वापस चला गया था। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है या भाग्य की बात मान लीजिए मौर्य वंश के लिए। अगर सिकंदर सतलुज नदी पार करके इंडिया में आ जाता तो वो मौर्य वंश स्थापित नहीं होने देता और चंद्रगुप्त मौर्य को हरा देता। तो ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, जब भारी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको सिकंदर का आक्रमण एक बार और बता दूंगा डीपली से। चलिए, अब नंद वंश जब समाप्त हो गया तो उसके बाद जो मगध साम्राज्य में हमारा मौर्य वंश स्थापित हुआ। मौर्य वंश के स्थापना में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना रखी थी, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। संस्थापक मैंने आपको बता दिया कि मौर्य वंश का कौन संस्थापक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस टाइम पीरियड के अंदर अपना शासन किया? 322 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सबसे ज़्यादा, मैंने आपको कल भी बताया था कि हर्यक वंश का संस्थापक थे बिंबिसार। उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए एक नीति अपनाई थी और वो नीति क्या थी? वैवाहिक संबंध नीति, जिसमें वो दूसरे वंश के या दूसरे प्रांतों के साथ विवाह संबंध बनाते थे और साम्राज्य विस्तार करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वो ही नीति अपनाई और अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सबसे पहले प्रथम शासक थे जिन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। अखिल भारतीय साम्राज्य मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर अपने साम्राज्य को फैलाया। जब इन्होंने भी, जो बिंबिसार ने वैवाहिक नीति, संबंध वाली नीति साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपनाई थी, उसी नीति को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन्होंने एक यूनान का, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो यूनान में एक नया शासक बैठता है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को भी भारत को जीतने की लालसा थी, इसीलिए उनका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है युद्ध में। लेकिन बाद में जब युद्ध में दोनों के बीच एक संधि होती है और संधि में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का शासक है वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य यही नीति साम्राज्य विस्तार में अपनाते थे कि वैवाहिक संबंध वाली। अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब हेलेना से शादी कर ली तो इसके बाद उनका जो साम्राज्य था, साम्राज्य तक, यूनान तक उनके मैत्री संबंध बन गए थे। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने शादी में उनको 4 राज्य दहेज में दिए थे। कौन कौन से राज्य थे वो? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो आप देख लीजिए कि अब मगध साम्राज्य कहाँ तक पहुँच गया? काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक मगध साम्राज्य फैला लिया। किस नीति के द्वारा? वैवाहिक संबंध नीति के द्वारा, जो बिंबिसार ने हर्यक वंश में चलाई थी, वही मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाई है। इसमें सेल्यूकस निकेटर को जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उपहार के रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, क्योंकि मगध साम्राज्य में की सेना में हाथियों का ज़्यादा बोलबाला था, हाथी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। क्योंकि मगध का जो साम्राज्य था वो गंगा, सोन, चंपा नदी और इधर दक्षिण में जो छोटा नागपुर वाला पठार है वहाँ तक का साम्राज्य था। वहाँ पर जंगल ज़्यादा हुआ करते थे, हाथी ज़्यादा मात्रा में मिला करते थे, तो सेना के अंदर हाथियों को भी इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार के रूप में दिए और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी
पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और 4 राज्य दहेज में दिए, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय से या जैन धर्म को मानने वाला था। उसने जब जीवन के अंतिम चरण में उसने अपना सारा राज्य किसे सौंपा? अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। और जैन मुनि बृहदबाहु, मैंने आपको एक वीडियो भी बताई थी जैन धर्म वाली कि जैन मुनि 2 थे। जैन धर्म की जो शाखाएं थी, संप्रदाय थे, वो दो हिस्सों में बट गया था। एक के बृहदबाहु थे, एक के स्थूलभृत थे मुनि। तो जैन मुनि बृहदबाहु से इन्होंने जैन शिक्षा ली थी। दीक्षा जो होती है, जो शिष्य बनने की दीक्षा ली जाती है, वो इन्होंने जैन मुनि से ली थी। और सारा राजकाज अपने पुत्र को देने के बाद ये कर्नाटक में एक जगह पड़ती है श्रवण बेलागोला, मैसूर के पास। वहाँ पर कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी है, वहाँ पर उपासना करते हुए इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी थी, कहाँ कहाँ तक अपना राज्य फैला लिया, देखिए काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, इधर श्रवण बेलागोला मैसूर मतलब कि कर्नाटक तक, उधर बंगाल बिहार का हिस्सा और इधर गुजरात। इतना बड़ा अखिल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था मगध साम्राज्य बनाने के लिए। आगे देखते हैं। अब देखिए ये सारे पॉइंट जितने भी हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? एक पॉइंट और कि जो सेल्यूकस निकेटर है, जब इसका एक राजदूत था मैगस्थनीज उसका राजदूत था। और उसने सबसे पहला प्रथम राजदूत है जिसको नियुक्त किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। किसने नियुक्त किया था? सेल्यूकस निकेटर ने। और मैगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिका किस राजदूत की पुस्तक है, तो मैगस्थनीज की है। एक ये भी आ जाता है कि बृहदबाहु जैन मुनि से किसने दीक्षा ली, कौन सा शासक था वो, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अखिल भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था, उसको किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो श्रवण बेलागोला में भी कह सकते हैं आप, ये कर्नाटक में पड़ता है, या चंद्रगिरी पहाड़ी भी कर्नाटक में पड़ती है। वहाँ पर उपासना करते हुए इन्होंने शरीर का त्याग करा था। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा शासक आता है मौर्य वंश का, वो बिंदुसार आता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। जन्म के समय इसके माथे पर एक बिंदु दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ता है। ये इसके नाम के ऊपर एक है बात कि जब इसका जन्म हुआ था, तो जन्म पर इसके चेहरे पर या माथे पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मैंने आपको बता दिया। माता का नाम था दुर्धरा। माता का नाम क्या था? दुर्धरा। अब बिंदुसार ने भी जो साम्राज्य विस्तार, जो अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, उसे ही बढ़ाया। और जो दक्षिण में कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित कर दिया था, और कर्नाटक से आगे भी जो सुदूरवर्ती, जो दूर दूर के इलाके थे दक्षिण में, वहाँ तक बिंदुसार ने मगध साम्राज्य को फैला लिया। यूनानी जो थे वो बिंदुसार को अमित्र घात भी बोलते थे, मतलब कि शत्रुओं का नाश करने वाला भी बोलते थे। तो क्वेश्चन बस ये 2-3 पॉइंट हैं बिंदुसार के ऊपर। बिंदुसार ने शासन किस समय सारणी में किया? 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है बिंदुसार में, एक तो यूनानियों ने इसे अमित्र घात किस उपाधि दी है, या अमित्र घात बोलते थे उसे, या ये भी बोल सकते हैं कि दक्षिण में इन्होंने जो कर्नाटक के बाद जो सुदूरवर्ती जो इलाके थे, दूर दूर के इलाके थे, वहाँ तक भी मगध साम्राज्य को फैलाया। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के बाद जो 3rd नंबर पे बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। इन्होंने जो शासन किया वो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है। बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में ही हो जाती है। 273 ईसा पूर्व में ही अशोक गद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन घर में कलेश की वजह से या गृह युद्ध के कारण 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में इन्हें पूर्ण सिंहासन मिलता है मगध साम्राज्य का।
273 में इन्हें गद्दी पर बैठा तो दिया जाता है, लेकिन इनके जो और भाई होते हैं, जो इनका गृह युद्ध चलता रहता है वो 4 साल तक चलता है, और 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में इन्हें मगध साम्राज्य का पूर्ण सिंहासन मिलता है। अब राजा बनने से पहले ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है कि अशोक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे या कहाँ का राज्य संभालते थे, तो वो थे उज्जैन। जगह पड़ती है उज्जैन, कहाँ पे पड़ती थी? अवंती में पड़ती थी, और अवंती को जीत लिया गया था, वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। तो उज्जैन के राज्यपाल हुआ करते थे अशोक गद्दी पर बैठने से पहले। 273 ईसा पूर्व से पहले उज्जैन के राज्यपाल थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन जब बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो जनता थी, जनता ने इन्हें एक उपाधि दी थी चंड अशोक की, क्योंकि ये चंड अशोक का मतलब है कि काफ़ी नरसंहार करते थे, काफ़ी युद्ध वाली साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर इन्होंने युद्ध किए, उसमें ज़्यादा नरसंहार हुआ, तो इसलिए इनकी उपाधि दी गई चंड अशोक की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले, ये बात आपको याद रखनी है कि बौद्ध धर्म को मानने से पहले इन्हें चंड अशोक का नाम या उपाधि से संबोधित किया गया है। अपना जब इनका शासन स्टार्ट हुआ, इनका एक्चुअल जो शासन स्टार्ट हुआ था मगध साम्राज्य में, जब इनको पूर्ण साम्राज्य या पूर्ण सिंहासन मिल गया था 269 ईसा पूर्व में, जब से माना जाता है, तो इन्होंने अपने 8वें वर्ष में जब गद्दी पर पूर्णतः सिंहासन इन्होंने प्राप्त कर लिया, तो 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग को जीता। कलिंग जीतने के बाद, अब मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि कलिंग जीतने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि कलिंग के युद्ध में जब खारवेल वहाँ के शासक थे, और इन्होंने कलिंग को जीतने में इतना नरसंहार किया, इतनी हत्याएं करी कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के बाद इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, और फिर उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार ये करने लगे। 10वें वर्ष में, जब 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग जीत लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, तो 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया की यात्रा करी, और 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी, और लुम्बिनी की यात्रा के बाद इन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। जो कर ये लुम्बिनी पर लगाया हुआ था, इन्होंने जो टैक्स लेते थे वहाँ से, वो टैक्स इन्होंने अब बंद कर दिया लुम्बिनी पर 20वें वर्ष में। पहले शासक थे, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका, कि मौर्य वंश में पहले शासक थे जिन्होंने, या मौर्य वंश से भी जो पहले वंश चले हैं मगध में, पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों से, जो रिकॉर्ड्स होते थे, अभिलेखों से जनता को संबोधित किया। अगर जनता को कोई भी शासक या अशोक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने अभिलेख बनाने स्टार्ट किए। और वो अभिलेख किस किस पे होते थे? या तो स्तंभ अभिलेख हो सकते हैं, किसी पत्थर पे अभिलेख हो सकते हैं, शिला अभिलेख हो सकते हैं, या गुफाओं में अभिलेख हो सकते हैं, गुहा अभिलेख हो सकते हैं। तो इस तरीके के अभिलेख उन्होंने बनाए और उससे जनता को संबोधित किया, जनता तक अपनी बात पहुंचाई। तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम शासक थे जिन्होंने अभिलेख से जनता को संबोधित किया। अब इनके जो अभिलेख थे वो कौन कौन सी लिपि में थे? एक तो ब्राही लिपि, एक खरोष्टी लिपि, और एक आर्नाइक लिपि। ब्राही लिपि मोस्टली भारत के अंदर चलती थी, खरोष्टी लिपि इधर पश्चिम वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले एरिया में चलती थी, और आर्नाइक हमारे यूनान में चलती थी। क्योंकि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अब मगध साम्राज्य काबुल, कंधार और यूनान तक फैल चुका था। जब यूनान में जब सेल्यूकस निकेटर की बेटी से इन चंद्रगुप्त मौर्य का जो शादी होने के बाद यूनान तक इनका साम्राज्य फैल चुका था, तो वहाँ तक इनके अभिलेख थे और अलग अलग लिपियों में थे। अब आर्नाइक में, यूनान में इन्होंने अभिलेख बनाए थे अपने, खरोष्टी में अपना जो पश्चिम वाला इलाका है, अफगानिस्तान वाला या पाकिस्तान वाला, वहाँ पर अभिलेख थे, और इंडिया के अंदर ब्राही लिपि में जो ज़्यादातर लिपि ब्राही लिपि चलती थी। तो जनता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया। अशोक ने अपने आप को अभिलेख को पहला शासक थे जिन्होंने अपने आप को अभिलेख में प्रियदर्शी के नाम से बोला है। प्रियदर्शी मतलब कि देवताओं का प्रिय, अपने आप को देवताओं का प्रिय भी बताया है, प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया है अशोक ने अपने अभिलेखों में। अभिलेख में और इन्होंने
कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना भी करी। अशोक ने श्रीनगर में कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करी थी। 14वें वर्ष में, अपने शासन के 14वें वर्ष में इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति करी थी। अब ये धम्म महामात्र क्या है? एक तरीके के अधिकारी होते थे जो धर्म का, जो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था उसका प्रचार प्रसार लोगों तक करते थे। उस अधिकारी की नियुक्ति इन्होंने कब करी? अपने शासन में। कब? जब 269 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, उसके 14वें वर्ष में इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति करी थी। और इनके अभिलेखों में एक वर्ड मिलता है धम्म। धम्म क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आचार विचार थे, जो नियम थे, वो लोगों को बताए जाते थे, उन्हें ही धम्म बोला जाता था। और उन नियमों को बताने के लिए, उन शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए धम्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। और वो अशोक ने पहली बार 14वें वर्ष में की थी। और 38वें वर्ष में, अपने शासन के 38वें वर्ष में अशोक की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद, अशोक की मृत्यु हो जाने के बाद, मैंने आपको बताया जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग के युद्ध के बाद, तो धीरे धीरे उसका जो राजतंत्र में मन नहीं लगता था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। बौद्ध धर्म के ही वो प्रचार प्रसार दूर दूर तक करता था। इसलिए जो धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन होता चला गया, वो यही कारण बना कि धीरे धीरे मौर्य वंश खत्म हुआ और मौर्योत्तर वंश हमारा स्टार्ट हुआ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद मौर्योत्तर वंश। तो दोस्तों, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर करे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, अशोक से रिलेटेड या बिंदुसार से, ये जितने भी आप इनमें ये देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं, बहुत क्वेश्चन इसमें से एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं और वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन मैंने देखे भी हैं, आए हुए भी एग्जाम के अंदर। पूछेगा आपसे कि अशोक ने किस लिपि में अपने अभिलेखों को बनाया, तो वो ब्राही, खरोष्ठी, आरनाई, 3 लिपियों में बनाए थे उसने अपने अभिलेख। कलिंग का युद्ध अशोक ने कौन से वर्ष में जीता, तो वो ये भी पूछ सकता है। 8वें वर्ष में भी बोल सकते हो या 261 ईसा पूर्व में भी बोल सकते हो। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के बाद उसने धर्म की बातें करी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई, तब उसको उपाधि दी गई थी सम्राट अशोक की। उससे पहले जो उपाधि दी गई थी उसे किसकी दी गई थी? चंड अशोक की, बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले। सिंहासन पर बैठने के से पहले उज्जैन का राज्यपाल कौन शासक था? अशोक था। ऐसा कौन सा शासक है जिसने अभिलेखों में, रिकॉर्ड्स में अपने आप को प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया है? तो वो है अशोक। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर जो स्थान है उसकी स्थापना किसने कराई? वो है अशोक। धम्म महामात्र अधिकारी नियुक्त हुआ करते थे किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ये अशोक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन पॉइंट्स में छुपे हुए हैं। आप अगर मेरी वीडियो को बिल्कुल ढंग से देखेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, तो आपको वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे जो एग्जाम के अंदर एज इट इज़ पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य, सीधा सीधा पूछेगा अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर को हराने, यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटर, उसको किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा किस शासक ने ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगिरी पहाड़ियों पर किस शासक ने अपना शरीर का त्याग करा? चंद्रगिरी पहाड़ी, अब आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अमित घात के नाम से किस शासक को, किस मगध साम्राज्य के शासक को जाना जाता है? तो बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। ये मौर्य वंश के हो गए। नंद वंश से मैंने आपको दोनों शासक बता दिए, महापद्म नंद और धनानंद। धनानंद ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था? तो वो था धनानंद। चाणक्य किसके शासनकाल में दरबारी पुरोहित हुआ करते थे? तो वो भी है धनानंद। जनता पर अपना ज़्यादा टैक्स लगाने वाला मगध साम्राज्य का कौन सा शासक था? तो धनानंद। कलिंग में नहरों की, जो नहरों का कार्य किसने करवाया या नहरें किसने खुदवाई?
तो वो महापद्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट में आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब मैंने मगध का उत्कर्ष आपका फिनिश करा है, समाप्त करा है। अगर कोई और पॉइंट भी मेरे से अकॉर्डिंग या मेरे आगे देखने के बाद भी अगर कोई पॉइंट कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हम अलग से एक नई वीडियो में उसके क्वेश्चंस के रूप में उन पॉइंट्स को कवर कर देंगे। इस बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से एक एक पॉइंट को देख लीजिए और उसके बाद अपने नोट्स तैयार कीजिए और इसी आशा के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।